जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्राचीन इतिहास में आज हमारा दूसरा क्लास होगा। इससे पहले हमने एक क्लास करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरा प्लेलिस्ट आप वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से सवाल आते हैं। तो आप थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा तो आप 1.5 करके हमारी आवाज को सुनेंगे, तब भी आपको समझ में बातें आ जाएंगी। ठीक है, देखिए हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे साथ ही कि 1921 में एक व्यक्ति हैं दयाराम साहनी, इनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया। लेकिन ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे पहले ही आपको बता दें 1824 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है चार्ल्स मेसान, इनके द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी, पर कोई बात पे भरोसा किया नहीं, स्टार्टिंग में कोई भरोसा नहीं किया। आगे चल के क्या होता है कि 1921 में एक व्यक्ति हैं दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। और दरअसल हमारे यहाँ जब भी कोई खोज करने का काम होता है साथी, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये सारा काम देखती रहती है। जब 1921 में इसका उत्खनन, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी कर रहे हैं, उस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे समझना होगा कि जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि नवपाषाण काल का जब अंतिम समय था, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि लोग जो है वो तांबे से परिचित थे, है ना। और हमने अभी जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में इससे पहले चर्चा किया था। लेकिन एक अद्भुत बात आप जानिए कि ये लोग लोहे से भी परिचित नहीं थे, और ये पॉइंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हालांकि इस्तेमाल की जाने वाली धातु पहले तांबा है, और आपने तांबा देखा भी ताम्र पाषाणिक संस्कृति में, है ना। लेकिन यह एक नगरीय सभ्यता थी। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि ये लोग नगरीय सभ्यता में रह रहे हैं। और अगर कोई कोई भी दुनिया, कोई भी शहर, कोई भी सिटी अगर वो नगर है, तो आप समझिएगा कि वहां पे एक व्यवस्था जो है अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, अब सुनिएगा, नगरीय सभ्यता के नाते हम कहते हैं कि यह एक गैर आर्य सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब साथ ही वैदिक काल आएगा, यानी वैदिक एरा हम लोग पढ़ेंगे, तो वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि वह एक साथ ही ग्रामीण सभ्यता थी। अब सोचिए, वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह एक नगरीय सभ्यता है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि सिंधु के जो लोग थे वह गैर आर्य थे, मतलब वो आर्य नहीं थे। आर्य जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से आए हुए थे, क्योंकि अगर यही लोग आर्य में तब्दील हुए होते तो आखिर में ये अपनी नगरीय सभ्यता को छोड़ करके ग्रामीण सभ्यता थोड़ी चुनते, नहीं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर हम सिंधु सभ्यता के बारे में कैसे जाने। जैसा कि आपने देखा था कि हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में जानने के लिए क्या कोई हमें साहित्य मिला था, तो आप कहोगे नहीं सर, साहित्य तो नहीं मिला था। सिंधु सभ्यता के बारे में जानने के लिए कोई हमें साहित्य मिलेगा, हालांकि मिला था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए हम अभी भी कहते हैं कि भाई देखो, अगर सिंधु सभ्यता के बारे में जानना है तो हमें पुरातात्विक खुदाई से ही इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी, कौन सा शहर, कौन सा सिटी कहाँ कहाँ है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से कोई सवाल बन सकता है क्या सर? हाँ, सवाल ये बन सकता है यहाँ पे कि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तांबा पहली धातु थी, इनकी सभ्यता नगरी थी, जबकि यह गैर आर्य थे। क्यों गैर आर्य थे? क्योंकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी और इनकी सभ्यता नगरी थी। यहाँ से सवाल आपसे बन सकता है, और बहुत लेवल लो कर देगा तो आपसे ये बने पूछ सकता है कि जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारी सभ्यता का जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है उसका आकार और विस्तार क्या है। तो साथ ही इसका आकार है त्रिभुजाकार, यानी इस तरह से अगर आप देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा प्यारे भारत महान को बनाऊं, मान लीजिए ये हमारा प्यारा भारत महान, ठीक है। तो इस प्यारे भारत महान में आप देखोगे तो ये यहाँ से लेकर के और ये यहाँ पे ऐसे पाओगे साथी, फिर उसके बाद यहाँ पे पाओगे, उसके बाद यहाँ पे पाओगे, तो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये सभ्यता विकसित है इस तरह से। तो मानते हैं कि ये सभ्यता ऐसे त्रिभुज के आकार की है। ठीक है, इसको त्रिभुज मान लेते हैं, ऐसे त्रिभुज मान लेते हैं साथी, इस तरह से। ठीक है, अब आप देखोगे मैंने एक पॉइंट बना दिया, तो लगे हाथ तो पॉइंट को समझ लेते हैं। ये जो पॉइंट है साथी, यह पॉइंट है आलमगीरपुर। अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे आलमगीरपुर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये पॉइंट उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ पड़ता है आलमगीरपुर। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे पश्चिम में तो यहाँ बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के सबसे दक्षिण में पड़ता है, यहाँ पे जगह साथी सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर पड़ता है। उत्तर में आप देखेंगे तो यहाँ पे मांडा पड़ता है, ठीक है, जो कि इस समय लद्दाख में पड़ेगा पड़ेगा मांडा। और दक्षिण में तो आप देखेंगे तो जो है साथी यहाँ पे
दैमाबाद पड़ेगा। आपने नाम तो सुना होगा दैमाबाद का, अभी हमने पीछे आपको बताया था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ इस सभ्यता का विस्तार साथी। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इन लोकेशन के बारे में, मांडा के बारे में पढ़ेंगे, सूतकांगीडोर के बारे में। सूतकांगीडोर के बारे में याद रखेंगे, दासक नदी, ये जो है साथी दासक नदी इसके किनारे है। जबकि दैमाबाद आप देखेंगे तो यह प्रवरा नदी के किनारे साथी, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, और ऊपर जो है ये चिनाब नदी के किनारे है साथी, चिनाब नदी के किनारे है। और हिंडन नदी के चिनाब नदी के किनारे है, ऊपर से याद रखेंगे। ठीक है, हिंडन आलमगीरपुर के पास में है। बहरहाल आप इतना याद रखेंगे, इसका लोकेशन कुछ। अब ये इसका आकार त्रिभुजाकार है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, पर ये कभी पूछा नहीं जाता है। लेकिन इतना बात आपको ध्यान रखना होगा कि हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वह मिस्र की सभ्यता जो कि इसी के समकालीन थी, और ये जो है यूरोप वाले एरिया में पीछे जो है साथी ये बनी हुई है। तो मिस्र की सभ्यता से हमारी जो सभ्यता थी वो 20 गुना ज्यादा बड़ा है। सोचिए, मिस्र वाले हमसे 20 गुना ज्यादा छोटे थे। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा साथी। ओके, अब अगर हम देखें कि हमारी सभ्यता कहाँ कहाँ पे, मतलब जो सिंधु सभ्यता थी उसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो यह साथ ही याद रखेंगे जो हमारी सिंधु सभ्यता थी उसका विस्तार इस समय अगर आप देखेंगे तो 3 देशों में देखने को मिलता है। और ये सवाल हमसे पेपर में पूछता है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहला तो अफगानिस्तान, तो हमारे यहाँ आप देखेंगे तो अफगानिस्तान में 2 लोकेशन आपको देखने को मिलता है, एक तो मुंडी गाक और एक सुरतुगुई। ये दोनों अफगानिस्तान में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। पाकिस्तान, पाकिस्तान में आप देखेंगे दूसरा जो लोकेशन हमारा ऐसा थी वह है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में आप देखेंगे तो पाकिस्तान में 3 प्रांत है जहाँ पे सिंधु सभ्यता पाई जाती है। पाकिस्तान में ही आपका बलूचिस्तान है जो सबसे दक्षिण में है, फिर पाकिस्तान में ही सिंध प्रांत पड़ता है, और पाकिस्तान में ही पंजाब प्रांत पड़ता है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं जानते हैं, पंजाब प्रांत को भारत में जोड़ लेते हैं, भारत का पंजाब, गलत हो जाता है। पंजाब प्रांत यहाँ पे जो है साथी ये पाकिस्तान का है, और इसमें आपका हड़प्पा पड़ता है, डेरा इस्माइल खान पड़ता है, जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला, चकपुरवनी। मेरे दोस्त सवाल कैसे बनता है, सवाल ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पी स्थल भारत में है। देखिए मेरे दोस्त सवाल ऐसे पूछेगा, कौन सा हड़प्पी स्थल भारत में है, या पूछेगा कौन सा हड़प्पी स्थल भारत में नहीं है। देखिए यही सवाल आपसे एग्जामिनर पूछेगा। तो जब है पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि ना तो सुरतुगुई, ये सब सुरतुगुई, मुंडी गाग अफगानिस्तान में है। जबकि बलूचिस्तान में देखेंगे तो सुतकांगी डोर, सोतकाकोट, डाबरकोट, बालाकोट है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में, ये सब भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है। चनहुदड़ो, आमरी, जोडेर जोदड़ो, कोटी दीजी, अली मुराद, ये सब पाकिस्तान में है साथी, सिंध प्रांत में। जबकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, फिर डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान ढेरी, गुमला, चकपुरवानी, ये सब पंजाब प्रांत में पड़ता है। तो ये पॉइंट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यानी ये लोग जो है ये भारत में नहीं है। ठीक है, अब भारत में कौन कौन है ये हमसे डायरेक्ट पूछता है, और 2 तरीके से पूछता है। पहले तो ये पूछेगा जो मैंने 2 तरीके आपसे बताया, दूसरा कहेगा साथी एक तरफ दे देगा सूची 1, ठीक है, और एक तरफ लिख देगा सूची 2, और कहेगा उसको मिलाओ, और एक तरफ लिख देगा कि कोई क्षेत्र, और दूसरी तरफ लिख, जैसे देखिए जम्मू कश्मीर में मांडा, तो कई बार उत्तर प्रदेश में लोकेशन है साथी मांडी, तो यहाँ पे हम लोग चक्कर खा जाते हैं। ठीक है, तो मांडा विकल्प में रहेगा, तो ध्यान रखना है मांडा ये जम्मू कश्मीर वाले लोकेशन में पड़ता है। पंजाब में कौन कौन सा क्षेत्र पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है उसे याद रखिएगा, जैसे रोपड़, ये पंजाब में है, मिलान करने के लिए आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर कोटल लिहिंग की खान, फिर चक 86 बाड़ा, सघोल को याद रखना, सघोल कहाँ पे है, पंजाब में पड़ता है। ठीक है, डेर मजरा भी याद रखना। हरियाणा में तो बनावली, आगे चल के देखेंगे मिताथल, सिसवल, बखौली, राखीगढ़। बालू यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि बालू से पेपर कई बार पेपर में आया हुआ है, बालू का लोकेशन तो ये हरियाणा में है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान से मिला हुआ है, ये सब हड़प्पा के स्थान है। फिर उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास, अम्बाखेड़। तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश का तो आपको 100% याद करना है। ठीक है, क्योंकि आपसे सीधे पूछेगा कि भाई कौन सा हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में था, कौन सा उत्तर प्रदेश में है, कौन सा नहीं है, घुमा घुमा पूछेगा। तो ये याद रखना, अली मुराद, आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास और अम्बाखेड़। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा मांडी भी आप चाहें तो याद रख लीजिए। ठीक है, मांडी लिख लीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं, लिख लीजिए। फिर गुजरात में आप देखेंगे साथी, तो गुजरात में आप पाओगे तो गुजरात में देसलपुर है, सुरकोतड़ा है, ठीक है, धौलावीरा है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है साथी ये धौलावीरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में घुमा घुमा के आता है। लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, भगत राव, नागेश्वर, कुंदासी, मेधम, शिकारपुर। अब आप कहोगे सर याद करना पड़ेगा, तो हाँ,
इसे आप टिक मान लो भैया इम्पोर्टेंट, और ये तो आपको 100% याद होना चाहिए, इसे आप याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए साथी, ये सब नोट करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने जॉइन नहीं किया है, तो जो ये हमारा पेड ग्रुप चला है, जहाँ पे पूरी तरह से आपको 200 क्वेश्चन का ही पूरा दिया जाएगा, तैयारी कराई जाएगी, उसे आप ज़रूर जॉइन करिएगा, ठीक है। इससे आपका समय बचेगा और आपको अच्छे से पूरा क्वालिटी कंटेंट जो है हमारे साथ मिल जाएगा। यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कि इतने सस्ते में कोई दे रहा है साथी। तो ये नंबर दिया है 8881716810, इस पर आप व्हाट्सएप करना, बोल देना सर हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में ज्वाइन करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चक्कर-पकड़ मत पूछना, ये पूरा नोट्स आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। फीस साथी अभी तो इसकी इतनी ही है, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्राइस है, ना इसमें कम होगा और अभी इसमें कोई ज़्यादा करने की उम्मीद भी नहीं है। वैकेंसी आने पर इसकी फीस बढ़ जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन अभी फीस साथी इसकी सिर्फ यही है। तो आप ये नंबर दिया है 8881716810, यहाँ पे व्हाट्सएप करके ग्रुप को साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया ये वाला लोकेशन आपने याद कर लिया। देखो दोस्त, एक पॉइंट और हमसे पूछता है कि भाई जो ये सिंधु सभ्यता है ना, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अगर आप देखोगे तो नॉर्मली अगर मैं ऐसे ड्रा करूँ एक लोकेशन, तो पूरब में मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जगह है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने आपसे ऊपर भी बताया था, हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। और ये लोकेशन कहाँ पे पड़ेगा? यूपी में पड़ेगा। फिर इसी तरह से पश्चिम में आप देखोगे तो सूतकांगी डोर था साथी, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और मैंने नदी आपको बताया कि दासक नदी बहती है वहाँ पे, है ना? तो ये साथी पाकिस्तान में है। उत्तर में आपने देखा साथी मांडा, जो कि लद्दाख में है, ठीक है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दक्षिण में आपने देखा दैमाबाद था साथी, दैमाबाद था, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, जिसे जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तो प्रवरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, इसको भी थोड़ा-सा ध्यान रखा जा सकता है। तो ये साथी इसका पूरा विस्तार था, ठीक है? हमने उसके विस्तार के बारे में जाना। अब हम कुछ हड़प्पा के स्थल हैं, जिनके बारे में थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ताकि हमारी एग्ज़ाम लेवल से वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, वो एक बार कवर हो जाए। बात अगर करेंगे हम लोग हड़प्पा की साथी, तो आप जानते हैं कि दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। और उस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, तो उसके अध्यक्ष जॉन मार्शल जी थे, ठीक है? लोकेशन कहाँ पे है? तो भई हमारे यहाँ तो है नहीं, हमने देख ही लिया, पाकिस्तान प्रांत है। ये पाकिस्तान का है और मांटगोमरी जिला है। नदी कौन-सी है साथी? रावी नदी। और इसके बाएँ तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला कौन-सा है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा है साथी, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है? सवाल ये आता है कि हमने हड़प्पा सभ्यता से क्या-क्या पाया? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की गई, पर इम्पोर्टेंट कौन-कौन सा? तो याद रखेंगे R37 कब्रिस्तान, एच समाधि, फिर उसके बाद हमने 6 अन्नागार प्राप्त किया, वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त किया, श्रमिक के आवास मिले, धातु बनाने की मूसा, ठीक है? फिर हमने श्रृंगारदान, ये सब प्राप्त किए। और इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट R37 कब्रिस्तान, जो कि पेपर में आता है और हो सकता है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिले कि भाई R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला? तो मेरे भाई लोकेशन बताना कि भाई ये और कहीं से नहीं मिला, बल्कि हड़प्पा से मिला। ठीक है साहब? ठीक है। बात अगर हम करेंगे साथ ही मोहनजोदड़ो की, तो भाई मोहनजोदड़ो से क्या चीज़ें मिलती हैं? तो पहली बात तो 1922 में एक व्यक्ति हैं राखालदास बनर्जी, उन्होंने खोज किया था मोहनजोदड़ो का, ठीक है? जिसका अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है प्रेतों का टीला। इसे साथ ही हम सिंधु का बाग भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, क्षेत्रफल के अनुसार है, ठीक है? अब सुनिएगा, और यह साथी जो एरिया है वह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अब यहाँ से क्या-क्या हमें देखने को मिलता है? तो यहाँ से बृहद स्नानागार मिलता है, अन्नागार मिलता है, सभा भवन मिलता है, पुरोहित का आवास, यहाँ से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है। ये पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और 3 पतिया साल ओढ़े एक पंडित जी की भी मूर्ति हमें मिलती है साथी। पशुपति शिव की मोहर यहाँ से मिलती है। कुबड़ वाले बैल की आकृति भी हमें देखने को मिलते हैं साथी। एक मुद्रा है, मतलब मोहर आप समझ लीजिए, उस पर कुबड़ वाले बैल की आकृति हमें देखने को मिलती है। अब पशुपति शिव जब मिल गए तो मिलेंगे ही, ठीक है? और पुजारी जी हैं जो साथी, ये 3 पतिया साल ओढ़े हुए हैं और इनकी पाषाण की मूर्ति की है, पत्थर की मूर्ति बनाई गई है। आप सोचिए, लोग पत्थर को काट करके मूर्तियाँ बनाना सीख गए हैं, मतलब सभ्यता कितनी आगे जा रही है साथी, ठीक है? एक और लोकेशन की बात करेंगे जिनका नाम है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की बात करेंगे तो एक व्यक्ति हैं एन.जी. मजूमदार, इनके द्वारा साथी 1931 में इसकी खोज की गई थी, उत्खनन किया गया था। चनहुदड़ो से हमें मनके बनाने के कारखाने मिलेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और चनहुदड़ो एकमात्र हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली, मतलब भाई साहब कर्व वाला ईंटा मिला है चनहुदड़ो से। तो अगर आपसे पूछे कि वक्राकार ईंट कहाँ से मिले, तो लोकेशन होगा आपका चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि स्त्रियों के जो सौंदर्य प्रसाधन के समान है, जैसे आजकल जो स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन करती हैं, बक्सा लेकर घूमती हैं,
हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मतलब आपको हम बता रहे हैं कि वो आज ही का नहीं है, स्त्रियों का श्रृंगार उस समय से चला आ रहा है जब दुनिया में कुछ नहीं है, यानी मतलब इतना प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से स्त्रियां श्रृंगार कर रही है भाई, है ना। अब सोचिए, तो और क्या-क्या मिला सर? तो 3 घड़ियाल, 2 मछलियों के अंकन की मुद्रा मिली हुई है ना? ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता दिखाया गया है। मतलब समझिएगा कच्ची ईंट रहा होगा, बिल्ली दौड़े तो कुत्ता दौड़ पड़ा, तो ज़ाहिर-सी बात है उस पर उसके पैर के निशान आ गए और हमारे पुरातात्विद जो है दूरबीन लेकर के देख रहे हैं किसका पैर है ना? वो लोग यही काम करते हैं साथी, है ना? तो भैया अगर आपसे पूछेगा भैया सौंदर्य प्रसाधन कहाँ से मिला? तो ईंट पर ये लोकेशन कहाँ से मिला? तो आप बताना चनहौदड़ो से मिला। ज़्यादातर पूछेगा इसका खोज किसने किया? तो एनजी मजुमदार ने किया साथी। एक और लोकेशन है लोथल। लोथल की बात करेंगे तो एसआर राव के द्वारा 1954 में इसका उत्खनन किया गया था और ये है कहाँ पे? तो ये है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। नदी की बात करेंगे साथी तो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। अब इसी के पूरब में साथी गोदीवाड़ा था, तो यह एक डॉकयार्ड एरिया है। गोदीवाड़ा का मतलब जहाँ पे नाव खड़ी होती है, यानी डॉक यार्ड साथी, ठीक है? जिसे वर्तमान में हम बंदरगाह बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में बंदरगाह। क्योंकि आप जानते हैं सिंधु सभ्यता के लोग जो है मिस्र तक व्यापार करते थे और व्यापार नाव के माध्यम से करते थे। तो यहाँ के लोग नाव भी बनाना जानते थे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो इसके लिए लोथल साथी एक बंदरगाह है और भी कई बंदरगाह हैं, आगे चर्चा शायद इसमें हो। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे तो यहाँ पर तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला ही और लोथल में 3 युग्मित समाधियां हमें देखने को मिलती हैं। एक नहीं 3 युग्मित समाधियां, यानी हमें 3 समाधि ऐसे मिली है जहां पर साथी 2-2 लोग दफनाए गए हैं। तो 3 युग्मित समाधियां हमें देखने को मिली हैं, ठीक है? अग्निकुंड के अवशेष भी मिलते हैं, यहाँ से प्रशासनिक भवन भी मिलते हैं, मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, पत्थर की चक्की के 2 पाटे, यानी अब जैसे गाँव में आप देखे होंगे पहले पत्थर का जो है ऐसे करके चक्की होता था साथी। दाल-वाल महिलाएँ इस पर पीसा करती थी, है ना? पहले तो मटर का होता था तो वो सब चीज़ें वहाँ बनाती थी। आजकल तो जो है महिलाएँ आलस हो गई हैं, पर तब की महिलाएँ काफ़ी मजबूत रहीं, ठीक है? तो वो पत्थर की चाक के 2 पाटों का इस्तेमाल यानी अनाज पीस कर खाने की बात यहाँ पे हो रही साथी, ठीक है? और देखिए जलयान या नौका का मॉडल हमें मिला है, कहाँ से? लोथल से, यानी लोग नाव बनाते थे, इसका मतलब यही तो है, तभी तो हमें इसका मॉडल मिलता है, ठीक है? मिट्टी की एक मम्मी का मॉडल भी हमें मिला है जो मिस्र के समान है। इससे हम जान पाते हैं कि हमारा जो है ट्रेड व्यापार होता था मिस्र के साथ-साथ ही। हाथी दाँत का पैमाना भी देखने को मिलता है, ठीक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लोथल का लोकेशन याद रखिएगा। अब हम एक और लोकेशन की बात करेंगे जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ी होता है। इसका उत्खनन किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था। कब किया था? 1951 में। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में सीधे पूछेगा कालीबंगा का खोज किसने किया था? कब किया था? तो किसने किया था? अमलानंद घोष ने। कब किया था? 1951 में किया था। इसे याद रखेंगे। इसका लोकेशन है साथी राजस्थान के गंगार नगर जिले में। नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी, ये भी याद रखना पड़ेगा। और यहाँ के जो मकान थे वो कच्चे ईंट के हैं, ये आप भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। साक्ष्य क्या-क्या मिले? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये पेपर में आपसे सीधे पूछा जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? तो आपका जवाब होगा कालीबंगा। अग्निकुंड और यहाँ से एक युगल समाधि मिलती है, ठीक है? मतलब कि एक ही ऐसी समाधि मिली है जहाँ पर एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया है साथी, ठीक है? और देखिए इसके साथ-साथ हम यहाँ पे शल्य चिकित्सा का भी जानकारी मिलता है। कैसे मिलता है? एक हमें बच्चे का सिर मिला हुआ है, मतलब सिर का अवशेष मिला है, जिसमें 6 छिद्र किए हुए हैं। इसका मतलब साथी उसके सिर का ऑपरेशन किया जा रहा है। अब सोचिए कालीबंगा के डॉक्टर भी लोग थे वहाँ पे, है ना? और यहाँ पे आप देखोगे तो अंडाकार कब्रें मिलेंगी, अंडाकार कब्रें मिलेंगी और मृड़ पट्टिका पर सींग युक्त देवता का कृति, ठीक है? जैसे मान लीजिए मोहनजोदड़ो जैसे मिला है ना, ऐसे ही यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। पशुपति शिवा जिसे बोलते हैं, वो हमें जो है कालीबंगा से भी देखने को मिलते हैं साथी। एक और लोकेशन हम इम्पोर्टेंट की बात करें बनावली, तो बनावली का उत्खनन साथी आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया था 1974, इसे आप थोड़ा याद रखिएगा। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ जल निकासी के प्रणाली का अभाव है। अन्य जगह पे अगर आप देखेंगे सिंधु सभ्यता में तो लोग पानी निकालने के लिए पहले व्यवस्था करते थे। इनका जो मकान था वो ग्रिड पैटर्न पे था। कैसे? ग्रिड पैटर्न पे साथी मकान इनका बना था। लेकिन बनावली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जल निकासी का अभाव है। यहाँ के लोग अभी ज़्यादा, हो सकता है कुछ गाँव रह गया हो बेचारे, कि यहाँ के लोग अभी जल निकासी प्रणाली को बेहतर रूप से नहीं बना पाए हैं, ठीक है? बनावली से हमें क्या-क्या मिलता है? तो मिट्टी का बना हुआ हल, सोचिए टेराकोटा का हल यहाँ से भी हम प्राप्त करते हैं।
अग्निवेदिका मिलती है, अर्धवृत्ताकार ढांचे ये सब हम देख पाते हैं। बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य भी हमें बनौली से देखने को मिलता है साथी। लोकेशन है धौलावीरा और सीधे पूछेगा इसका उत्खनन किसने किया, तो जगपति जोशी यानी जेपी जोशी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया है साथी। 1967-68 में इसका उत्खनन किया गया है और यह नगर आयताकार है। ठीक है, यह नगर कैसा था, आयताकार था और 3 भागों में विभाजित था। सिंधु के जो नगर होते थे वह 2 पार्ट में, ज्यादातर जो नगर हैं वो 2 भाग में, जैसे ये नगर है तो ये 2 भाग में था। ये जो था साथी पूर्वी, ठीक है, और पश्चिमी भाग जो है साथी ये पश्चिम में था और पश्चिमी भाग जो है साथी ये उच्च भूमि पर था। उच्च भूमि पर करने का मतलब कि ये थोड़ा सा ऊपर स्थित था और ये थोड़ा सा खाल हुआ करता था। तो यहाँ पे बड़े बड़े भवन हुआ करते थे, बड़े भवन हुआ करते थे, जैसे स्नानागार, अन्नागार ये सब हुआ करते थे और यहाँ पे साथी लोग रहते थे। ठीक है, लेकिन हम धौलावीरा देखेंगे तो धौलावीरा में एक मध्य का भी क्षेत्र है। तो धौलावीरा में 3 तरह से पूरा एरिया बांटा हुआ था, तो 3 भागों में विभक्त है और हमें और कहीं ये 3 पार्ट नहीं देखने को मिलता है। तो सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 पार्टों में विभक्त था वह धौलावीरा है। ठीक है, यह भारत में सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। तो दूसरा सबसे बड़ा नगर आप कहेंगे आप कैसे, तो क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं साथी, लोगों के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, जबकि पहला सबसे बड़ा नगर, अच्छा देखिए सॉरी, नगर की बात किया जा रहा है साथी, तो नगर की जब बात करेंगे तो ये दूसरा है, जबकि आप देखेंगे पहला सबसे बड़ा नगर जब आपसे कहेगा तो आपका राकेगढ़ होगा। और आपको बताएं धौलावीरा के लोग जो है वो जल संरक्षण की तकनीकी से परिचित है। कितनी खतरनाक बात है, ये लोग समझ रहे हैं कि अगर बरसात होगी तो हम पानी को, बरसात का पानी कहाँ पे सेव करेंगे, कैसे रोक करके अपना वाटर लेवल सही करेंगे साथी। यानी जल संरक्षण की तकनीक ये लोग जानते हैं, वाटर को सेव करना जानते थे। आज के लोग नहीं कर पाते और ये धौलावीरा के लोग तभी भी कर रहे हैं। यहाँ से आप देखोगे तो पत्थर के नेवले की मूर्ति मिली है, क्रीड़ागार मिला है, पालिशदार श्वेत पाषाण खंड हमें देखने को मिलता है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण देखने को मिलते हैं साथी, है ना। तो ये सब चीजें हम यहाँ पर देखने को पाते हैं। एक और लोकेशन है साथी सुरकोतला। तो सुरकोतला की खोज जगपति जोशी ने किया 1964 में और घोड़े के अस्थि पंजर और अस्थि कलश देखने को हमें मिलता है ये। अभी इस चार्ट को आपको पूरा याद करना होगा साथी, इसे आप लोग याद कर लेना। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि जो भी मैंने ऊपर बताया उनका एकदम शॉर्ट समरी यहाँ पे है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, रावी कर लीजिएगा। ठीक है, रावी कर लीजिए। और दयाराम साहनी ने साथ ही इसका खोज किया है, रावी कर लीजिए यहाँ पे। 1921 में इसका खोज किया गया है। ठीक है, फिर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी 1922 में, सुरकोतला दासक नदी के किनारे ऑरेल स्टाइन 1927 में। ठीक है, यहाँ पे साथ ही आप रावी कर लेना, गलती हो जाता है कभी कभी टाइपिंग में। ठीक है, आमरी जो है तो वो सिंधु नदी के किनारे एनजी मजुमदार 1929 में, फिर चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे एनजी मजुमदार 1931 में, तक्षशिला सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, जॉन मार्शल ने इसकी खोज की है। ये इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला पेपर में कई बार पूछा गया है 1934 में। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य का मैंने पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप इन सबको याद कर लीजिएगा। 1 2 3 4 बार पढ़ेंगे याद आ जाएगा। ठीक है, जैसे कोटी दीजी ध्रुवे ने इसकी खोज करी हुई है, कौसम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है, एनजी मजुमदार ने खोज करी हुई है। हस्तिनापुर में आप देखेंगे तो गंगा नदी बीबी लाल के द्वारा, फिर कालीबंगा में अबलानंद घोष, ये इंपॉर्टेंट है, 1951 में खोज करी हुई है। रोपड़ की खोज जो कि सतलज में है, यज्ञदत्त शर्मा ने की हुई है। लोथल की खोज भोगवा नदी के किनारे एसआर राव ने की हुई है। आलमगीरपुर में आप देखेंगे तो भारत सेवक समाज, ये पेपर में कई बार आ चुका है, ध्यान रखेंगे। सूतकाह को भी पेपर में आ चुका है, शादी कौन नदी पर है, जॉर्ज डेल्स ने खोज करी 1962 में करी। फिर मालवड़ आप देखेंगे ताप्ती नदी किनारे जगपति जोशी और अल्चिन के द्वारा खोज किया गया। इसी तरह से धौलावीरा ये भी पेपर में आ चुका है, मानसरोवर नदी के किनारे है, जगपति जोशी ने खोज करी हुई है। राखीगढ़ भी पेपर में आ चुका है, घग्गर नदी के किनारे है, सूरजभान में है। जबकि बनावली सरस्वती और मांडा जो है चिनाब नदी। तो देखिए पेपर में क्या करेगा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान, और आपको ऐसे नदियों के साथ जो है मिलान करना पड़ेगा साथी। तो ये मिलान आपको नदी का नाम तो पक्का याद करना पड़ेगा, और अगर डेट नहीं भी याद होता है तो मुझे लगता है काम चल जाएगा। लेकिन ये तीनों लोग मतलब ये तीनों आपको याद रखना होगा, और इसे याद आप तभी करोगे जब 2 3 बार आप इसको रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, तो आप जानते हैं ये करता क्या है। तो भारत में जितने भी प्रागैतिहासिक स्थल हैं इनका ये खोजेगा। ठीक है, इसका खोजने का काम करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता हम अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं, और भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव, ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव लॉर्ड कर्जन के समय में साथियों रखा गया था, और जॉर्ज मार्शल जो है इसके पहले महानिदेशक बने हैं।
अब हमने यहाँ पे शॉर्ट में कर दिया है कहाँ से कौन सी वस्तुएं मिली हैं, जो ऊपर मैंने बताया उसको मैंने एकदम शॉर्ट में करके यहाँ पे रख दिया है ताकि आप चीज़ों को आसानी से याद कर पाओ। तो इस वाले चार्ट को भी आपको याद करना है। हड़प्पा से हमने देखा R37 कब्रिस्तान मिला, फिर H कब्रिस्तान, अनाज कूटने के चबूतराकार चबूते मिले हैं और अस्थिर निर्मित नर्तकी की मूर्ति, नर्तक की मूर्ति। देखिए मोहनजोदड़ो से हमने नर्तकी की मूर्ति प्राप्त किया है। देखिए मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी, जबकि हड़प्पा से नर्तक की मूर्ति और भी अस्थि हड्डी का बना हुआ। बाप रे, सोचिए हड्डी का नर्तक का मूर्ति हमें हड़प्पा से मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे तो नर्तकी के कांस्य की मूर्ति मिलती है, पशुपति का मोहर मिलता है, चन्हुदड़ों से मनका बनाने के कारखाने, स्त्री का प्रसाधन का सामान मिलता है जैसे कंघा, लिपस्टिक, ये सारी चीजें। लोथल से आप देखेंगे तो डॉकयार्ड मिलता है, 3 युग में समाधियां, प्रशासनिक भवन, मनके बनाने के कारखाने, रगाई कुंड और टेराकोटा माने मिट्टी की नाव की मूर्तियां मिलती हैं। कालीबंगा से आपने देखा तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, 2 फसल एक साथ बोए जाने का साक्ष्य मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा लगता है कि 2-2 हल चला हुआ है, मतलब एक फसल आदमी बो लेता है, उसे काट लेता है, फिर अगली फसल, यानी एक साथ 2-2 फसल देखने को मिलता है साथी। ठीक है। अग्नि वेदिका भी मिली है कालीबंगा से, युगल सावधान भी मिला हुआ है, अंडाकार कब्र और शस्त्र चिकित्सा भी आपने देखा मिला था, बच्चे के खोपड़ी में छेद था, है ना। बनावली में आपने देखा साथी अग्नि वेदिका के साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह से आपने धौलावीरा में देखा तो नेवले की पत्थर की मूर्ति आपने पाया, क्रीड़ागार, जल संरक्षण की बेहतर तकनीकी आपने देखा, पालिशदार पाषाण आपने देखा, घोड़े के अवशेष आपने देखा, पशु की छोटी कांस्य मूर्ति भी बहुत सारे वहां पे देखने को मिलते हैं। कुछ और पॉइंट की याद करेंगे तो आपने देखा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यहाँ से मिट्टी के हल के खिलौने मिलते हैं। ठीक है। नहरों से सिंचाई के अवशेष अभी तक नहीं मिले हुए हैं, यानी यहाँ के लोग नहरों से अभी सिंचाई नहीं कर रहे हैं, तो बेचारे कैसे कुआं से पानी ला करके खेती करते हैं वो वही जाने। नहर का व्यवस्था भी ये लोग नहीं कर पाए सारे। ठीक है। लोथल से हमें चावल के अवशेष देखने को मिलते हैं, जबकि रंगपुर से धान की भूसी के अवशेष हम प्राप्त करते हैं। मोहनजोदड़ो से आप देखोगे तो सूती कपड़े के अवशेष कई सारा मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग गन्ने की खेती से परिचित नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। हालांकि लोथल से में आटा पीसने के पत्थर के 2 पार्ट मिलते हैं, तो पता चलता है लोग खाना जो है पीस के खा रहे होंगे। लोथल और नौसारे से घोड़े की मिट्टी की आकृतियां मिली है, लेकिन याद रखेंगे घोड़ा, गाय, ऊंट का अंकन किसी भी मुद्रा पर नहीं मिलता है। तो ये 3 जानवर ऐसे हैं, घोड़ा भी, गाय भी और ऊंट, इनको हड़प्पा सभ्यता के किसी भी मोहर पर नहीं बनाया गया है। तो पेपर में ये पूछता है किसका अंकन हड़प्पा सभ्यता के किसी मोहर पे है, किसी मोहर पे नहीं है, तो याद रखेंगे घोड़ा, गाय, ऊंट, इनका कहीं भी कोई अंकन नहीं है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से पुरोहित की प्रस्तर मूर्ति, अभी मैंने बताया 3 पतिया साल ओढ़े बैठे हुए हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से मिलता है साथी। ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें जो मृदभांड मिले हैं उस पर जहाज और नौकाओं के चित्र पाए जाते हैं। जहाज मतलब हवाई जहाज नहीं हो, जहाज मतलब पानी की जहाज। ठीक है। और जो नौकाएं हैं उनके चित्र हमें देखने को मिलते हैं, जो भी हमें मटके वगैरह मिले हुए हैं। ठीक है। और इसी तरह से एक जलयान या नौका का मॉडल हमें लोथल से भी प्राप्त होता है। कई बार सवाल ये पेपर में आ चुका है, पीसीएस में भी एक बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है। लोकेशन को लेकर के लोथल और देसलपुर से हमें तांबे की मोहर प्राप्त करते हैं। सोचिए लोग तांबे की मोहर बना रहे हैं। लोथल और मोहनजोदड़ो से एक मोहर पर नाव का भी चित्र मिला है, इसका मतलब यहाँ के लोग नाव को भी बना रहे होते हैं साथी। ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा समाज की बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो सभ्यता में दास प्रथा प्रचलन में था। बुराई तो यहीं शुरू हो गई है साथी, दास प्रथा अभी भी है। ठीक है। सिंधु सभ्यता मात्र प्रधान है, ये थोड़ी सी अच्छी बात है, तथा समाज में सती प्रथा का भी प्रचलन था। देखिए उतना प्राचीन प्रचलन सती प्रथा का है साथी, क्योंकि लोथल से 3 युगल सावधान मिलते हैं और कालीबंगा से 1 युगल सावधान देखने को मिलता है साथी। ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये अगर युगल सावधान है तो पति पत्नी साथ में ही दफनाए गए हैं, जलाए गए हैं। ठीक है। आभूषण ये सबसे गंदी प्रथा थी। वाकई में मुझे कभी-कभी सोच के भी हैरानी होती है कि क्या ऐसा लोग किए होंगे। मतलब सोचिए दिन दहाड़े जिंदा किसी महिला को जलाना, बाप रे! आप कल्पना भी कर सकते हैं, तो सोच मात्र करके डर लग रहा है लोगों ने पता नहीं कैसे किया होगा। वो किसी दरिद्र और राक्षस से कम नहीं होंगे लोग, है कि नहीं है? आभूषण की बात करें तो आभूषण में सोने, चांदी और माणिक्य माणिक्य मने मान के चलिए जैसे बोलता होता है ना मोती, वो उसका पहन के लोग चलते थे। हाथी दांत और शंख का भी प्रयोग करते थे बढ़िया चूड़ी-वूड़ी बनाने के लिए। महिलाएं हैं कुछ भी श्रृंगार कर लेती हैं। हमारे यहाँ तो हमारी बहन है तो फूल का गुलजा बना करके गले में पहन लेती हैं। भाई शौक है है कि नहीं है? बच्चियाँ हैं। नौसारों से आप देखेंगे तो स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाने के प्रमाण मिलते हैं। तो भैया ये आज की कहानी नहीं है सिंदूर।
अब सोचिएगा वो हम हड़प्पा सभ्यता से करते आ रहे हैं, इसी का प्रयोग तो करके प्रधानमंत्री जी ने जलवा बना दिया है पूरा, है ना। आर्थिक जीवन की बात करेंगे तो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। खेत जोतने के लिए लोग लकड़ी का हल इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए पाषाण से हम लकड़ी पर आ चुके हैं दोस्त, है ना। और अब जोतने के लिए हम ऊँट के द्वारा, अच्छा अभी बैल नहीं चला रहा है इसको, ना ऊँट चला रहा है, साथ ही याद रखेंगे। फावड़े का साक्ष्य हमें अभी नहीं मिलता है, लोग कुदाल वगैरह नहीं, भाई लोहा तो है नहीं, लोहा आएगी तो कुछ और जलवा हो जाएगा, है ना। लेकिन मिट्टी के हल के खिलौने मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि भाई हल जैसा कुछ रहा होगा। ये लोग नवंबर दिसंबर महीने में बुआई करते हैं, जब नदियाँ थोड़ी सूख जाती हैं, और मार्च अप्रैल में जब बारिश आने को होता है तो ये काट लेते हैं साथी। नहरों और नालों से सिंचाई के प्रमाण अभी तक नहीं मिले हुए हैं। कुएं, तालाब और वर्षा जल से कृषि यहाँ पे होती है, ठीक है। फसल काटने के लिए लोग पत्थर के हंसिये का प्रयोग कर रहे हैं। अभी पत्थर का हंसिया, लोहे से ये लोग परिचित नहीं है तो पत्थर का हंसिया चला रहे साथी। खाद्यान्न फसल में आप देखेंगे तो ये लोग गेहूं बोए हैं, जौ बोए हैं, तरबूज और मटर, मतलब जो आज हम लोग खा रहे हैं वो सब हड़प्पा सभ्यता से खा रहे हैं, है ना। मोटे अनाज में आप देखोगे तो मिलेट्स जिसे बोलते हैं, रागी, कोदो, सावा, ज्वार, मटर, फलिया, ये लोग खा रहे हैं, ठीक है। आज के लोग इसे छोड़ दिए हैं, पर ये खाते तो आज ताकतवर रहते हैं। तिलहन में आप देखेंगे साथी राई, सरसों, तिल, इसका प्रयोग लोग कर रहे हैं। नगदी फसल में आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास की खेती साथी कर रहे हैं, ठीक है। और आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता विश्व में कपास की खेती करने वाला प्रथम संस्कृति है, यानी सारी दुनिया नंगी पुंगी थी साथी अगर हम लोग नहीं होते हैं ना। तो कपास सिंधु सभ्यता की मूल खेती थी। गन्ने की खेती से लोग अभी परिचित नहीं थे, वरना चीनी वहीं बनना स्टार्ट हो गया होता साथी, है ना। लोथल से हम चावल के अवशेष पाते हैं, जबकि रंगपुर से हमें भूमि की सॉरी भूसी मिलती है धान की। तो रंगपुर गुजरात में है, जबकि लोथल गुजरात में है ना। अच्छा, कर भी लोग इकट्ठा कर रहे हैं और अनाज वसूला जाता था, तभी तो बड़े-बड़े अन्नागार मिले हुए हैं, नहीं तो एक व्यक्ति के लिए तो अन्नागार था नहीं। अन्नागार क्यों मिला है? ज़ाहिर-सी बात है कि भई अन्नागार तब इसीलिए मिला है क्योंकि अन्न को कलेक्ट करके एक प्लेस पे रखा जाता था, ताकि अगर आपातकाल स्थिति पैदा हो, तो हम इन अनाजों का प्रयोग कर सकें। ठीक है साहब? ठीक है। बात हम करेंगे साथ ही पशुपालन को लेकर के, तो पशुपालन में कुबड़ वाला सांड जो है यहाँ पे अत्यधिक प्रिय था। मतलब इनका सबसे प्रिय था कुबड़ वाला सांड साथी, है ना। घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया, मतलब घोड़ा नहीं था ऐसा माना जाता है, लेकिन सुरकोतला से हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं। राना घुंडई से, जो कि बलूचिस्तान में है, घोड़े के दांत मिलते हैं। लोथल, कालीबंगा, सुरकोतला से भी घोड़े की हड्डियां प्राप्त होती हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता वाले लोग घोड़े से ज्यादा कुछ वो नहीं लेते थे। घोड़ा, ऊंट या गाय का अंकन किसी भी मुहर पर साथी नहीं मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। लोग गाय से परिचित थे, ठीक है। लोगों ने हाथी को भी पाला है, इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। अगर हम देखेंगे उद्योग धंधे को लेकर के, तो भैया इनका क्या-क्या उद्योग रहा होगा? तो वस्त्र उद्योग साथी सबसे प्रमुख उद्योग है, यानी ये वस्त्र का उद्योग कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोग सूती कपड़े की कताई-बुनाई से परिचित थे। कपड़े कहाँ-कहाँ से मिले हुए हैं? मोहनजोदड़ो में आप देखोगे तो मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन में लाल रंग में रंगे हुए लाल कपड़े में आप देखोगे साथी लाल कपड़ा हम प्राप्त करते हैं। यानी मोहनजोदड़ो से आप देखोगे तो मोहनजोदड़ो में चांदी का एक बर्तन है साथी, और वहाँ उसमें हमें लाल कपड़ा मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। तांबे के 2 उपकरण में हम पाते हैं लिपटा हुआ सूती कपड़ा और धागा मिलता है, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। और आप देखिए 3 पत्तियाँ अलंकरण युक्त साल ओढ़े हुए पुरोहित साहब बैठे हुए हैं। तो अब सोचिए इतना बड़ा डिजाइनिंग कौन बना देगा कि साल बन रही है। सोचिए मोहनजोदड़ो के लोग साल चद्र बना रहे हैं भैया, है ना, गजब लोग हैं। कालीबंगा में हम देखेंगे तो मिट्टी के बर्तन के टुकड़े की छाप, मतलब देखिए मिट्टी के बर्तन पर आप देखेंगे तो कपड़े की छाप है। जैसे मान लीजिए मिट्टी का बर्तन इससे बना हुआ होगा, मान लीजिए, महाराज हमारी कला भी इतनी खूबसूरत है। ये रुक जाइए, रुक जाइए, हम आपको कला करके दिखाते हैं। तो ये रहा ऐसे, और ये रहा ये ऐसे, ऐसे मान लीजिए हो, है ना। और हमने क्या किया, ये मिट्टी का था, बस हमें सूती कपड़ा ला के उस पर डिजाइन था, हमने इस पे लाके दबा दिया, तो पूरा डिजाइन जो है मिट्टी पर छप जाएगा कि नहीं छप जाएगा? छप जाएगा। तो यही कह रहा है कि भाई देखो कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर हमें कपड़े की छाप मिली, यानी कालीबंगा के लोग भी पहनते थे कपड़ा। सूती वस्त्र में लिपटा हुआ हमें उस्तरा माने छुरी, ये भी मिली है साथ ही। मेसोपोटामिया को सूती वस्त्र हम लोग निर्यात करते थे, मतलब मेसोपोटामिया के लोग के यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग अपने यहाँ से सिंधु सभ्यता के लोग जो है सूती वस्त्र भेजते थे, कपास से वस्त्र बनाते थे, तो इसीलिए तो हमारा नाम हिंडन पड़ा, ठीक है। शिल्प की बात करेंगे साथी तो मोहरे, मोहरे ये लोग कैसे बनाते थे? तो मोहर इसलिए बनाते थे ताकि हमारे यहाँ का सामान है ये पता चल पाए। तो ये लोग स्टेटाइट या सेलखड़ी नामक जो है मुलायम पत्थर लाते थे, उसी से बनता था। मोहर का प्रयोग साथी व्यापारिक माल पर सील लगाने के लिए करते थे, कभी-कभी लोग आभूषण के रूप में
या शैक्षणिक कार्यों में या खेल के प्रशासन के रूप में भी करते थे। क्योंकि लूडो टाइप का कुछ मिला हुआ है, उसपे मुहर टाइप का था, तो कभी-कभी लोग उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। शैक्षणिक कार्य के रूप में भी मुहर लगा लेते थे, ठीक है? मुहर पर चित्राक्षर लिपि यानी पिक्टोग्राफी में कुछ बात लिखी गई है, लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हम लोग कितने प्यार से बोलते हैं ना कि सभ्यता को लेकर के, पर देखिए कितनी चीजें हैं जो आज तक लोग पढ़ नहीं पाए। काफी प्राचीन सभ्यता है ना। सुमेरिया सभ्यता की बात करेंगे तो सुमेरिया सभ्यता में सर्वप्रथम लेखन कला साथी यह यूनिफॉर्म लिपि की उचित प्रणाली विकसित हुई थी, ठीक है। देखिए सुमेरियन सभ्यता में ही सबसे पहले साथी लेखन कला का, ठीक है, आप जिसे हम लोग बोलते थे यूनिफॉर्म लिपि, तो ये विकसित वहां पे हुई है, ठीक है। हम बात करेंगे मनके यानी मृदभांड, तो हड़प्पावासी मनके में सबसे कुशल थे, ठीक है। मृदभांड से पता चलता है कि आर्यों के पहले की सभ्यता थी साथी, है ना, क्योंकि आर्य लोग आएंगे तो इतना अच्छा मृदभांड इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जितना सिंधु के लोगों ने किया हुआ है। मृदभांड पर लाल रंग की पेंटिंग की जाती थी और उस पर काले रंग से ये लोग अलंकरण करते थे। सोचिए मटका इस बार बन गया, तो ये मटका बन गया, हमने इस पर लाल रंग की पेंटिंग कर दी है, ठीक है। और लाल रंग की पेंटिंग के साथ साथ ही हमने लाल रंग की पेंटिंग कर दी है और इस पर जो है काले रंग से हम अब कुछ डिजाइन बना देंगे। ये देखिए हमने काले रंग का डिजाइन बना दिया, ठीक है। तो ऐसे थे मन के। चनहुदड़ और लोथल से हमें मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य को लेकर के, तो अभी हमने देखा कि हम लोग व्यापार वगैरह कर रहे हैं साथ ही, तो धातु के सिक्कों का कोई प्रचलन नहीं है और वस्तु विनिमय प्रणाली से चीजें हो रही हैं। मतलब कि कुछ सामान हमने किसी को दिया और कुछ सामान हमने उससे लिया। जैसे हमने मान लीजिए मिस्र वालों को भाई अपने यहाँ से सूती कपड़े दिया, तो मिस्र से कुछ सामान जो है हम अपने यहाँ उसी के भार में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो वस्तु विनिमय जैसा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन भाई मिस्र से मेसोपोटामिया से हम लोग व्यापार करें तो इसके लिए हमें चाहिए किसका, तो इसके लिए हमें पोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे यहाँ कुछ पोर्ट थे, जैसे किम नदी है सौराष्ट्र में, गुजरात में, वहाँ पे एक लोकेशन है भगत राव नाम का एक पोर्ट हुआ करता था और वहां से व्यापार होती थी। नर्मदा तट पे मेघम नाम का पोर्ट है, हिरण्य नदी के तट पे प्रभास पाटन पोर्ट है, भोगवा नदी के तट पे लोथल पोर्ट है, ठीक है। सुतकांगीडोर और सोतका को भी एक पोर्ट था जो कि मकरान तट पर स्थित है सारे, तो लोकेशन याद रखेंगे, ठीक है। वस्तुओं के आयात और निर्यात की बात करेंगे तो हम लोग कहाँ से क्या लाते थे, हम लोग मनके बनाने के लिए गोमेद जो है वह गुजरात से लाते थे। फ्लिंट और प्रस्तर ये हम पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से लाते थे। तांबा जो है हम आज के राजस्थान के झुंझुनू से तभी भी निकालते थे, आज भी निकालते हैं। कर्नेलियन मनके साथ ही हम लोग गुजरात और सिंध से लाते हैं। लाजवर्द और मणि और चांदी ये हम लोग अफगानिस्तान से लाते थे। तो आप देखिए ये लोकेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में देगा कि भैया लाजवर्द मणि और चांदी कहाँ से प्राप्त करते थे, तो अफगानिस्तान से हम लोग लेकर आते थे। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। सुमेरिया के कुछ अभिलेख के अगर हम देखेंगे तो उसमें एक क्षेत्र का नाम है साथी ढिलमुन, और ढिलमुन किसे बोलते हैं, सूर्योदय का क्षेत्र, ठीक है। साफ सुथरे नगर के स्थान को बोलते थे, ठीक है, और हाथियों का देश कहा गया है। तो याद रखेंगे मिलुहा सिंध का प्राचीन नाम है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे साथी। तो आगे की बात करेंगे धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा-थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा हो रही है। हड़प्पा के आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ एक पौधा भी अंकित है, जो पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, ठीक है, वो बताती है पृथ्वी की पूजा की बात हो रही है। पशु की पूजा में आप देख ही रहे हैं कि आदि शिवा का रूप मिला है, आदि शिवा देखने को हमें मिले हैं, पशुपति अंकन किया हुआ मोहर हमें देखने को मिलता है। लिंग और यौन की भी पूजा साथी हो रही है यहाँ पे, है ना। इसके साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ पे पशु पूजा, संध्वासी, भूत पिशाच, डानू टोटा, ये बाप रे, ये सभी लोग मान रहे हैं साथी, कितने खतरनाक लोग हैं। सभ्यता में योग की परंपरा का धार्मिक महत्व है। सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, ठीक है, मतलब मूर्ति पूजा लोग यहाँ पे साथी स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ पत्थर हैं जो हमने ऊपर बताया, इसको हमने ऐसे कर दिया ताकि आप चीज़ों को आसानी से याद कर पाएँ। तो जो पत्तन था उसको हमने ऐसे लिख दिया है, आप इसे आसानी से याद कर लीजिएगा। और फिर मैंने जो जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि ये डायरेक्ट पूछेगा कि भैया लाजवंत मणि कहाँ से लाते थे, तो कश्मीर और अफ़गानिस्तान से ला रहे हैं, ठीक है। अम्बू मणि कहाँ से लाते थे, तो महाराष्ट्र से लाते थे, ठीक है। फिर फिरोजा या फिर हरिदास में ये लोग कहाँ से ला रहे हैं, तो मध्य एशिया या फिर ईरान के क्षेत्र से ला रहे हैं। इसी तरह से कार्निया मनके तो गुजरात और सिंध से ला रहे हैं। सोना कहाँ से ला रहे हैं, तो सभी कर्नाटक से ला रहे हैं, ठीक है। कर्नाटक में हड्डी की खाने, अभी आगे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वहाँ से ला रहे हैं। तांबे की बात करेंगे तो ये राजस्थान में खितड़े की खाने झुंझुनू या बलूचिस्तान अफगानिस्तान से भी ला रहे हैं। तो थोड़ा-थोड़ा लोकेशन आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे हमने आपसे बोला कि कृषि और पशुपालन कैसे था, तो हमने यहाँ पे शॉर्टकट लिखी हुई है, उसे भी वही बातें लिखी हुई हैं।
गेहूं के यहाँ पे 3 प्रकार थे, जौ के 2 किस्म थे, कपास खरबूज भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। बनावली से हमें बढ़िया किस्म के जौ मिले हुए हैं, लोथल से चावल के अवशेष, रंगपुर से भूसी के अवशेष से भी मिले हुए हैं। गन्ना की जानकारी नहीं है, कपास की खेती की जा रही है। पशु में कोड़ वाला सांड सबसे ज्यादा प्रिय है। घोड़े के अस्तित्व तो नहीं स्वीकारे गए हैं, हालांकि सुरकोतला, राना घुंडई यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर हमें देखने को मिलते हैं साथी, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि उद्योग, तो वस्त्र उद्योग फेमस था और कहाँ से क्या मिला वो हमने आपसे चर्चा किया। फिर हम लोगों ने देखा कि हस्तशिल्प मृदभांड क्या है, तो हड़प्पा के लोग नाव बनाने की कला से परिचित हैं। कुछ मोहरों पर हमें जहाज नौकाओं के चित्र भी देखने को मिले हुए हैं साथ ही। चंदोद लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिले हुए हैं। लोगों के सर्वेक्षण के लिए सीपी का यंत्र का प्रयोग किया गया है साथी, ठीक है, जिसका साक्ष्य लोथल और मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख समुद्री बंदरगाह, जैसे मैंने आपसे बताया, सौराष्ट्र पे भगत राव है, नर्मदा तट पे मेधम है, हिरन नदी पर प्रभास पाटन है। ये सब हमने आपसे बताया पूरा लोकेशन, ठीक है। फिर हमने देखा कि प्रस्तर की मूर्तियां कहाँ-कहाँ से मिली हुई हैं, तो प्रस्तर माने पाषाण की मूर्ति, माने पत्थर की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से कौन-कौन सा मिला हुआ है, तिनपतिया सालुड़े पुजारी हैं, चूना पत्थर से बनी हुई भेड़ा की मूर्ति मिली है, भेड़ा और हाथी की संयुक्त प्रस्तर मूर्ति मिली है। हड़प्पा से हमने नृत्यरत नवयुवक की प्रस्तर की मूर्ति भी प्राप्त करी हुई है। धातु की मूर्ति कहाँ-कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे का भैंसा और भेड़ की मूर्ति देखने को मिलता है। चंदोद से बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी की मूर्ति मिलती है। कालीबंगा से तांबे का बैल देखने को मिलता है। लोथल से तांबे का कुत्ता और दमाबाद से कांसे का रथ साथी हमें प्राप्त होता है। तो ये पूरी की पूरी बातें थी जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। कल के सेशन में हम आपको वैदिक काल बताएंगे और वैदिक काल से जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन होंगे हम कल के वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे साथी। अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय।